आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का ये चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारत के इतिहास अध्ययन की प्रवृत्तियाँ। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास था, तो क्या क्या पढ़ना था वो हम लोग समझे थे। और इसमें ये चैप्टर 1 है। आपको पता है कि हम लोग ये 0 to हीरो बैच के तहत ये क्लासेस पढ़ रहे हैं, यानी कि 0 to हीरो बैच का मतलब ये हुआ कि आपको एकदम शुरू से और अच्छा से आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री ऑनर्स एकदम अच्छा से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में ही जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। जो क्वेश्चन जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पर लिखकर बताएंगे कैसे कैसे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन लिखे जाते हैं और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी होती है, कितने पेज में लिखना होता है, किस बात को अंडरलाइन करना होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं उसमें, यानी कि परिचय कैसे लिखते हैं, निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, पूरा अच्छा तरह से हम क्या करेंगे बताएंगे। उसके बाद उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर पेपर हम बताएंगे कि हाँ ये चैप्टर से ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद उसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में देंगे और जिसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम में सर्च करना है हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और ज्वाइन कर लेना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम पहले समझते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास अध्ययन के प्रवृत्तियाँ। प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन भारत का इतिहास यानी पुराने भारत का इतिहास, सबसे शुरू से एकदम इतिहास पढ़ेंगे। और अध्ययन की प्रवृत्तियाँ, आखिर ये इतिहास का अध्ययन क्यों किया गया, अध्ययन मतलब इतिहास पढ़ाई क्यों जरूरी है, आखिर ये किसने पढ़ना शुरू किया होगा। आज हम लोगों का जो इतिहास है एकदम आपको सीक्वेंस में मिलेगा। सीक्वेंस मतलब एकदम लाइन से मिलेगा। जैसे शुरू कहाँ से करते हैं हम लोग, पाषाण काल से, मनुष्य की उत्पत्ति से शुरू करते हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद महाजनपद काल पढ़ते हैं, फिर अलग अलग वंश में फिर मगध साम्राज्य का में अलग अलग वंश पढ़ते हैं, हर्यक वंश पढ़ते हैं और अलग अलग बहुत सारे वंश पढ़ते हैं हम लोग। तो आखिर ये सीक्वेंस में ये इतिहास किसने लिखा होगा, क्या शुरू से ही इतिहास सीक्वेंस में था, आखिर सीक्वेंस में था तो किसी को तो लिखना पड़ा होगा ना। जैसे मान लीजिए आपको एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी किताब लिखा जाता है, कोई भी किताब लिखा जाता है तो आखिर सीक्वेंस में लिखा जाता है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। वैसे ही पाषाण काल को पहले रखना है, यानी पत्थरों वाले काल को पहले रखना है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर ये किसने वर्णन किया होगा, क्यों किया होगा, इसके बारे में पूरा जानना समझना, यही अध्ययन की प्रवृत्तियाँ है। ये आखिर इतिहास के पहले अध्ययन कैसे किया गया होगा, अब हम लोग इतिहास कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए समझते हैं। एक बात आपको एक फैक्ट बताते हैं, फैक्ट मतलब समझते हैं, एक तथ्य बताते हैं। 1757 से पहले, ध्यान रखिएगा, 1757 से पहले भारत में कोई सिस्टमेटिक तरीका से लिखित इतिहास नहीं था। सिस्टमेटिक तरीका से जैसे पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ऐसे करके लिखित कोई इतिहास भारत का नहीं था। कहेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है, 1757 से पहले भारत के इतिहास नहीं था, तो पहले भारत के लोग इतिहास कैसे पढ़ते थे। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि भारत के इतिहास नहीं था, भारत के इतिहास था लेकिन कहानी के रूप में था। कोई भी राजा होता था, राजा के कहानियों के रूप में वो वर्णित था। मान लीजिए कोई भी राजा हुआ ना, उस राजा के बारे में, उस राजा के मंत्री होंगे, कवि होंगे, वही उस राजा की कहानी लिखते थे। जैसे सम्राट अशोक हो गया, तो सम्राट अशोक के जो दरबार में जो कवि होते थे वो सम्राट अशोक के बारे में लिखते थे, ये राजा ऐसे हैं, इनका साम्राज्य विस्तार ऐसा है, मंत्री ऐसे होते थे। ये सब चीज इन राजाओं के बारे में वर्णन इनके कवियों द्वारा किया जाता था। फिर अगले राजा के, फिर अगले राजा के, लेकिन वो उतना अच्छा समझ में नहीं आता था, ये पता नहीं चल पाता था कि कौन से वंश के कौन राजा है। अब मान लीजिए यही मौर्य वंश के कौन कौन राजा, पता नहीं चल पाता था कि कौन कौन राजा है, क्या है, पता ही नहीं चल पाता था। तो ये देखिए भारत का इतिहास था लेकिन वो कहानियों के रूप में था, कहानी के रूप में कि ये राजा हुए, ये ऐसे ऐसे कहानियों के रूप में था। पहले राजाओं की कहानी भी हम लोग सुना करते थे कि हाँ अभी भी राजाओं की कहानी सुनाया जाता है, तो राजा की कहानी सुनते थे, लेकिन ये लिखित नहीं था। तो 1757 के बाद ऐसा क्या हुआ जो कि भारत का इतिहास को विस्तृत ढूंढा गया, लिखा गया, ये समझा गया, आखिर ऐसा क्या बात हुआ। तो देखिए ऐसा क्या हुआ, अंग्रेज भारत में कब आए, थोड़ा सा अंग्रेज, आप कहेंगे कि अंग्रेजों के बारे में क्या है, क्यों बता रहे, पूरा समस्या का जड़, सब कुछ का जड़ या वही है, समस्या नहीं कह सकते हैं, इतिहास के सीक्वेंस में लिखवाने का जड़ वही है, अंग्रेजी जगह। आप कहेंगे कि आखिर अंग्रेजों को क्या जरूरत है कि हम लोगों का इतिहास लिखवाएं। उन लोगों का तो एक ही उद्देश्य था, क्या था, भारत को जितना लूट सके लूट लो, छूट मिला है लूट लो, लूट कर सारे जो सामान है वो कहाँ पर लेकर जाओ,
इंग्लैंड में लेकर जाओ। भारत में जो रोड उन्होंने बनाया, जो पुल बनाया, अभी भी रेलवे ट्रैक बिछाया, वो सब देखते होंगे ना। वो क्यों बिछाया? भारत के वृद्धि विकास के लिए, भारत बहुत उन्नत कर जाए ना। रेल का जो ट्रैक है इसलिए बिछाया गया कि रेल से जो दुर्गम इलाकों से भी रेल से जो सामाने हैं, कीमती कीमती सामाने हैं, वो कहाँ पर पहुंचाया जा सके? बंदरगाहों पर। और बंदरगाह समझते हैं ना, समुद्र के किनारे वाले जगह को बंदरगाह कहते हैं। और बंदरगाहों से नाव पर लाद कर सामान कहाँ पर? इंग्लैंड में जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। इसलिए उन्होंने क्या भारत में लेकर आए? ट्रेन लेकर आए, यानी अपना फायदा के लिए लेकर आए, लेकिन बाद में वो छोड़ कर गए तो भारत का भी फायदा हो गया। उसी तरह भारत का जो इतिहास ढूंढने का क्रम है वो अंग्रेजों ने ही शुरू किया। इतिहास अंग्रेजों ने ढूंढना शुरू किया अपने फायदे के लिए। अब कहेंगे भारत का इतिहास आखिर क्यों ढूंढा वो लोगों ने? भारत के राजाओं के बारे में जानने को उन लोगों को क्या जरूरत है? आप किसी राजा के बारे में क्या जानेंगे? अगर मान लीजिए आप किसी महल में पहुंचे, कहीं भी राजा के महल के आसपास में पहुंचे, आपको एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक राजा का महल है, ठीक है, महल है, इसके आसपास में पहुंचे और इस महल के आसपास में आपको कहीं पर दूर दूर में आपको 1 किलो सोना मिल जाए। क्या मिल जाए? 1 किलो सोना। तो क्या करेंगे? 1 किलो सोना लेकर सिर्फ घरे आ जाएंगे? नहीं, लालच बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा, ये बताइए। 1 किलो सोना मिलेगा तो आपके दिमाग में होगा ना कि जब 1 किलो सोना मिला, ये राजा है, तो इसके महल के आसपास और भी सोना हो सकता है। सोना के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसके महल के बारे में, इस राजा के बारे में अब ढूंढना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? ये कौन से राजा का महल है, पहले ये ढूंढेंगे कौन सा राजा का महल है, कौन सा राजा का महल है, इसके वंशज कौन कौन से थे, इसके इतिहास क्या क्या था, किससे किससे ये लड़ाई किया, आखिर कहाँ कहाँ ये खजाना छुपा कर रखा है, और कितने ही इसने महल बनाए। आप सब ढूंढने लगेंगे ना, मन में लालच आने लगेगा ना। आपको पता है कि अंग्रेजों के अंदर एकदम कूट कूट कर लालच भरा था, इतना लालच भरा था ना कि आप कह नहीं सकते। अब बताइए, आपको जब 1 केजी सोना मिलेगा तो आप इस राजा के बारे में इतना जानना चाहेंगे ना, और मिल जाए सोना, और कहीं पर रखा हुआ होगा। जब राजा है तो 1 केजी का रखा होगा, और भी महल के इधर उधर कहीं कहीं तो रखा होगा ना, और भी बहुत कुछ, सोना के अलावा और भी बहुत कुछ हथियार ये सब रखा होगा। तो ठीक अंग्रेजों को भी ऐसा ही था। जब कुछ कुछ सामानें मिलने लगी ना तो उनके मन में लालच बढ़ने लगा। देखिए क्या हुआ, थोड़ा समझ लेते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, ये दिन है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अब क्या था आप समझिए। अब इंग्लैंड और भारत के थोड़ा समझ लेते हैं। इंग्लैंड कहाँ पर है और भारत किधर है? देखिए, अच्छा से मैप नहीं बन पाया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए समझ आते हैं, ये भारत है, उतना अच्छा नहीं बना लेकिन ठीक है, भारत का मैप समझ में आ रहा है। क्या ये भारत है? भारत है, और भारत से इधर इस क्षेत्र में, ये तो दक्षिण अफ्रीका वाला यहाँ पर क्षेत्र आ जाता है। कौन सा आप मैप में देख सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका वाला। और इधर है इंग्लैंड। किधर है? इधर इस क्षेत्र में, लगभग इस क्षेत्र में है। यहीं से थोड़ा सा यहीं पर मान लीजिए बना देते हैं, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका बना देते हैं, और यहीं पर बना देते हैं इंग्लैंड। क्या है यहाँ पर? इंग्लैंड। ये क्या है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड आप मैप में देख लीजिएगा अच्छा से। ये दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है। ये पाकिस्तान, ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान, इधर ऊपर में अफगानिस्तान है। अब ये चाइना वाला क्षेत्र है। अब देखिए ये इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड से भारत जो है वो पूरब दिशा में पड़ता है। किस दिशा में? पूरब दिशा में। कभी भी आपको मैप देखना होगा तो मैप कैसे देखते हैं? ऊपर उत्तर हो जाता है, ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे दक्षिण, नीचे क्या होता है? दक्षिण हो जाता है, और दाहिना हाथ हमारा पूरब होता है। हमेशा क्या होता है? दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। अब समझिए, इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, आपको पता है कि भारत का खोज कब हुआ था? 1498 में भारत का खोज हुआ, पुर्तगालियों द्वारा खोज किया गया। और यहाँ पर जो आया था, कौन आया था? वास्को डी गामा। यहाँ के जो केरल के राजा थे, उनको जामेरिन कहा जाता था। यहाँ से जो मसाला लेकर गया तो 60 से 62 गुना दाम पर बेचा, कहीं 60 गुना, कहीं 62 गुना दाम, 62 गुना दाम पर बेचा, और पूरा यूरोप में ही ढिंडोरा पीट दिया। क्या ढिंडोरा पीट दिया पूरा यूरोप में? अब ये वास्को डी गामा पूरा यूरोप में ढिंडोरा पीट दिया कि हम भारत में से सामान हम खरीद कर लाए थे मसाला, और 62 गुना दाम पर बेचे। तो जितने भी यूरोप के देश थे, इंग्लैंड तो अपने लालची था, यहीं पर पुर्तगाल था, स्पेन, ये सब कहाँ पर आने लगे? अब भारत में आने लगे। कहाँ पर आने लगे? ये भारत में। और भारत से चाहते थे कि व्यापार करें, क्योंकि 60 से 62 गुना दाम पर कोई भी सामान इनको बिक जाता। तो समझिए इतना महंगा। आप समझिए
₹1 का सामान खरीदे आपको ₹60 में बेचा जाए तो बताइए, या ₹62 में, तो सीधे सीधे ₹61 का फायदा हुआ कि ना हुआ। और उसमें मान लीजिए थोड़ा खर्च ना हो का खर्च जोड़ लिया जाए और कुल मिलाकर 40-42 रुपये फायदा हो, 40 रुपये थोड़ा सा है, 1000 के सामान खरीदेगा तो 40,000 फायदा हो गया, समझ लीजिए इतना ज़्यादा फायदा। तो अंग्रेज भी क्या चाहने लगे, भारत से व्यापार करें। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं कि आप निकल कर कहीं पर भी किसी भी देश से व्यापार कर सकते हैं। नॉर्मली आप गांव में रहते हैं तो गांव में तो आप किसी भी गांव से या कहीं पर भी बाजार में जाकर व्यापार कर सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं, कोई बेच सकते हैं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत होती है नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर कहीं पर भी आपको देश में भी व्यापार करना है किसी अन्य देश से तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। उस समय क्या थी, महारानी थी, महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। इनसे परमिशन लिया गया, इंग्लैंड के व्यापारियों ने परमिशन लिया कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। इन्होंने एक रॉयल चार्टर जारी किया, रॉयल चार्टर यानी कि शाही फरमान जारी किया और कहा कि ठीक है आप पूर्व में व्यापार कर सकते हैं। यहाँ के महारानी ने परमिशन दे दिया अंग्रेजों को कि आप जाइए और पूर्व में क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। शुरू से एक बार और समझ लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या बताया। देखिए 1498 में भारत का खोज हुआ, तो भारत का खोज नहीं, भारत का खोज तो पहले ही हो चुका था। इधर का रास्ता पहले ही पता था। वास्को डी गामा ने सिर्फ भारत आने वाले समुद्री रास्ता का खोज किया था, ये नहीं कि भारत का खोज किया। भारत को तो पहले भी यूरोप के लोग जानते थे, बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रास्ता बंद हो गया था। क्यों बंद हुआ था, 1400 आपको पढ़े होंगे 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, वहां पर तुर्कों का भी अधिकार हो गया। कहाँ पर, ये बीच रास्ते में। तो इधर यूरोप से आने वाले व्यापारी और बीच रास्ते में तुर्कों का अधिकार हो गया। तो जो भी व्यापारी यहाँ पर आते थे भारत में पीट देते थे, ये तुर्क वाले जो थे एकदम जम के पिटाई कर देते थे। तब व्यापारी सोचे कि अभी इस रास्ता से आना बंद कर देते स्थल मार्ग से, अब कोई जल मार्ग ढूंढना पड़ेगा। तो यही जल मार्ग इन्होंने ढूंढा। अब देखिए भारत के आने वाले रास्ता का खोज वास्को डी गामा ने किया। यहाँ से मसाला खरीद कर लेकर गया, 62 गुना दाम पर बेचा, पूरा यूरोप में ढिंडोरा पीट दिया। तो सब व्यापारी भारत आना चाहते थे, तो इंग्लैंड के व्यापारी भारत आना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर परमिशन लेना पड़ा एलिजाबेथ प्रथम से। किससे, एलिजाबेथ प्रथम से परमिशन लेना पड़ा। तो एलिजाबेथ प्रथम ने परमिशन दे दिया, यहाँ के महारानी परमिशन की जाइए आप पूर्व में व्यापार कीजिए। तो ये परमिशन कब मिला, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो यही माना जाता है। और इधर आना है तो इन्होंने एक कंपनी बनाया। कंपनी मतलब समूह होता है, कंपनी मतलब समूह, व्यापारियों का एक समूह। ये नहीं कि अकेले उठकर व्यापारी चले दिए, नहीं, व्यापारियों का एक समूह बनाया और उस समूह का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी कंपनी, यही परमिशन जब मिला ना तो एक कंपनी बनाया गया, और कंपनी बनाया गया, इसी कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में। कब हुई ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, 1600। और इनको परमिशन मिला 31 दिसंबर 1600। अगर एक दिन भी लेट हो जाता तो 1600 क्या हो जाता, 1601 हो जाता। 31 दिसंबर, अगर एक दिन भी देरी हो जाता क्या हो जाता, 1601 हो जाता। इसीलिए यहाँ पर ये 31 दिसंबर को इन लोगों को परमिशन मिला और इन्होंने अपना कंपनी का नाम रखा। क्या नाम रखा, अपने समूह का। कंपनी मतलब क्या होता है, समूह। जो व्यापारियों का समूह आ रहा था उस समूह का नाम क्या रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट मतलब इधर पूरब की तरफ भारत पड़ता है इनको, इंग्लैंड से भारत किधर पड़ता है, पूरब की तरफ, इसीलिए इन्होंने नाम रखा ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब, इंडिया मतलब इंडिया और कंपनी मतलब समूह। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं, इंडिया में, और कंपनी मतलब समूह में जा रहे थे इसीलिए। और समूह में कम से कम 25 से 26 व्यापारी होते थे। एक समूह में कितने व्यापारी, 25 से 26। ये बहुत लंबा रास्ता है ना, तो 25 से 26 बड़े बड़े नावों पर आते थे व्यापारी व्यापार करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इन्होंने कंपनी का स्थापना किया और भारत में आकर व्यापार करने लगे। और भारत में इन्होंने 1608 में उस समय जहांगीर से इन्होंने परमिशन लिया और यहाँ पर फैक्ट्री क्या कर दी, स्थापित कर दी। कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित कर दी, सूरत में। उस समय राजा जो था, भारत का जो शासक था यहाँ पर, दिल्ली का जो बादशाह था, पूरे भारत का नहीं, दिल्ली का जो बादशाह था जहांगीर था, जो कि मुगल वंश का था। किस वंश का, मुगल वंश का नाम जानते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद कौन आया, यहाँ पर अकबर के बाद देखिए जहांगीर। जहांगीर के बाद ये शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन, औरंगजेब।
ये मुगल वंश है। तो मुगल वंश के राजा उस समय जहांगीर था, तो जहांगीर से परमिशन इन लोगों ने लिया। यहाँ पर कौन, अंग्रेजों ने, कि क्या हम यहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित कर ले सूरत में। तो इसने कहा, सूरत में कहा कि हाँ सूरत में आप फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। जहांगीर ने कहा कि हाँ सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर लीजिए, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, मतलब आप टैक्स दीजिए, ऐसा नहीं कहा फैक्ट्री। अब यहाँ पर सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया, सूरत में किसने, अंग्रेजों ने, फैक्ट्री। अब फैक्ट्री का मतलब भी समझ लीजिए, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि मशीन वशीन से लेकर आए यहाँ पर सामान बनाना, नहीं। उस समय फैक्ट्री का मतलब होता था गोदाम। गोदाम समझते हैं, गोदाम क्या होता है, ये होता ये है कि मान लीजिए चावल वावल रखने के लिए कोई भी एक बड़ा सा घर बनाया जाता है, उसको गोदाम कहते हैं। तो ये लोग क्या करने लगे, भारत के अन्य हिस्सों से कोई भी सामान, जैसे मसाला लाकर वहाँ पर जमा कर देते थे, फैक्ट्री में जमा कर दिए, और यहाँ से फिर मसाला लाद कर कहाँ, अपने यूरोप के बाजारों में लेकर जाकर बेचने लगे, यानी कि गोदाम की तरह यूज करने लगे। उस समय फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित किए थे, मुख्य रूप से कपड़ा था, मुख्य रूप से किस चीज का व्यापार करते थे, सूती कपड़ा का। मतलब भारत का अन्य हिस्सों से सूती कपड़ा लाकर सूरत के फैक्ट्री में रखते थे, यानी गोदाम जो बनाते गोदाम में रखते थे, और वहां से कहाँ पर लेकर जाते थे, इंग्लैंड में लेकर जाते थे, ध्यान रखिएगा। और धीरे धीरे आपको पता है कि अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसमें अंग्रेजों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा धीरे धीरे, और बढ़ते बढ़ते इतना वर्चस्व हो गया कि 1757 तक ये भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिए, और भारत का सत्ता अपने हाथों में मतलब शासक ये नहीं बने, शासक राजा को ही रहने देते थे, लेकिन राजाओं से क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। ये लोग क्या करते थे, टैक्स। भारत पर शासन स्थापित करने लगे, लेकिन इनके पास एक और बड़ा चैलेंज आ गया कि भारत से सामानें लूट कर लेकर जाते थे ना, लेकिन भारत के बारे में इनको ज़्यादा पता नहीं था। भारत के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, कौन सा क्षेत्र किधर कोयला का खदान है, किधर लोहा का खदान है, कौन से राजा ने बहुत ज़्यादा मतलब सोना रखा है, किस राजा के पास कितना धन है, कौन से राजा का इतिहास कैसा है, क्या है भारत का इतिहास, ये कुछ इनको जानकारी नहीं थी। जैसे समझाया था ना, 1 किलो सोना मिला तो मन में लालच बढ़ेगा, ठीक वैसे ही कोयला ये सब लोहा वहा मिलता था, इनके मन में और लालच बढ़ा, तो ये भारत के बारे में ढूंढना शुरू किए। क्या किए, और एक बात, यहाँ पर अलग अलग तरह के रीति रिवाज के लोग, जाति धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, और अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते थे। अब ये शासन चलाने लगे तो भारत के लोगों के लिए नियम बनाने लगे। अब मान लीजिए 2 लोग लड़ाई कर दिए, ए और बी दोनों लड़ाई कर दिए, और दोनों कोर्ट में पहुंच गए। कहाँ पर, कोर्ट में पहुंच गए। अब केस कर दिए, दोनों कोर्ट में पहुंच गया, और कोर्ट उस समय अंग्रेजों द्वारा यहाँ स्थापित किया गया था। तो बताइए कि इन दोनों का फैसला कैसे किया जाएगा, किस नियम के तहत किया जाएगा। कोई नियम तो बनाना पड़ेगा ना, कोई नियम बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो नियम ऐसे ही नहीं ना बना देंगे, दोनों को धर्म को ध्यान में रखकर नियम बनाना पड़ेगा। नहीं तो एक बात समझिए, लोगों को धर्म से ये लोग छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज ये जानते थे कि अगर धर्म से थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हम करेंगे ना, तो लोग उसी समय बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर देंगे। लोगों को अगर कोई और तरीका से उनको अत्याचार किया जाए तो थोड़ा कम वो लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर धर्म पर उनको कुछ भी किया जाए ना, तो सब समूह बनाकर आ जाएंगे। इसीलिए भारत के इतिहास ढूंढना शुरू किया। 1757 में अंग्रेजों द्वारा भारत के इतिहास क्या किया, ढूंढना शुरू किया गया। अंग्रेजों द्वारा अलग अलग अपने अलग अलग अधिकारियों को लगाया गया, और कहा गया कि देखिए भारत का एक विस्तृत इतिहास हमको ढूंढ कर दीजिए, कि भारत में पहले राजा कैसे थे, खान पान कैसा था, लोग कैसे रहते थे, कहाँ कहाँ खजाना छुपाए होंगे, कहाँ कहाँ उनका महल है, क्या है, किधर कोयला का खदान है, किधर लोहा का खदान है, किधर क्या है, सब कुछ पूरा डिटेल हमको दीजिए। तो अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि ये 1 दिन का काम नहीं है, डिटेल दीजिए, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, और साथ में हम लोगों को कुछ पावर देना पड़ेगा। आप लोग अपना जो लूट रहे हैं लूटिए, लेकिन हम लोगों को दीजिए कि हम भारत में पूरा भ्रमण करें और देखें कहाँ कहाँ क्या क्या है, और वहाँ से हम लोग इतिहास ढूंढना शुरू करें। तो अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जो भारत के इतिहास ढूंढना शुरू किए, और भारत में इतना विस्तृत तरीके से इतिहास ढूंढ पाए। हम लोग ये अगले भाग में पढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि इतना कुछ बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया हो।